देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे सम फिजिकल क्वांटिटीज, कुछ भौतिक राशियाँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मास, हिंदी में जिसे द्रव्यमान कहते हैं। मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सबस्टांस। किसी भी सबस्टांस में मैटर का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वही मास है। जैसे कि कोई सबस्टांस है तो उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, ये किसकी यूनिट से पता चलेगा? मास की यूनिट से पता चलेगा। मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है, ग्राम होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि इसका मास 5 केजी है, यानी कि उसके अंदर जो मैटर का अमाउंट है वो 5 केजी। फिर उसके बाद है भार। भार क्या होता है? कोई पृथ्वी किसी भी वस्तु पर जितना बल लगाकर अपनी तरफ आकर्षित करती है वो हो गया भार। जैसे कि पृथ्वी पर से कोई भी चीज़ ऊपर फेंका जाता है तब वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी उस पर एक आकर्षण का बल लगाती है। वही आकर्षण का बल भार कहलाता है। फिर उसके बाद है आयतन। तो आयतन क्या होता है? कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन होता है। फिर देखिए घनत्व। घनत्व है प्रति इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान उपस्थित रहता है उसी को आयतन कहते हैं। अगर द्रव्यमान बटा आयतन करेंगे तो जो राशि प्राप्त होगा वो घनत्व होगा। प्रति इकाई आयतन में जितना द्रव्यमान उपस्थित होता है वह घनत्व कहलाता है। उसके बाद है टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर यानी तापमान, ये क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी वस्तु कितना ठंड है कितना गर्म है इसी की ना माप करते हैं, यही है तापमान। तो देखिए ये होता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर भी होता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर फ़ारेनहाइट में है तो उसको अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 5/9 फ़ारेनहाइट -32 करना होगा। अब देखिए अगर कोई सबस्टांस है जिसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 90 है तो उसका सेल्सियस में कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले पे निकल जाएगा। देखिए C = 5/9 है और फ़ारेनहाइट में कितना था? 90 था। अब -32 करेंगे तो 10 50 -32 तो इसका 18 आ जाएगा सेल्सियस में टेम्परेचर। समझ गए? तो इसी फार्मूला पे अब दिया है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 9/5 डिग्री सेल्सियस +32 करना है। तो देखिए अगर आपके क्वेश्चन में है कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताइए, अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। फ़ारेनहाइट = 9/5 अब 50 डिग्री सेल्सियस 50 +32 10 90 + 32 122 आ गया 122 डिग्री सेल्सियस। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में है तो अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 5/9 × फ़ारेनहाइट टेम्परेचर -32, और अगर डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। जैसे कि ऊपर में 5 है तो इसके ऊपर में 9 कर देंगे और नीचे में 5 कर देंगे डिग्री सेल्सियस। -32 है तो +32। आई होप आपको याद हो गया होगा। देखिए अब है सिग्निफिकेंट फिगर, मीनिंगफुल डिजिट विच आर नॉन विद से 10t। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक, हिंदी में इसे सार्थक अंक है। जैसे कि देखिए 0 0 0.25 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? टोटल अंक कितना है? 4, आगे 2 0 है फिर 25 है, लेकिन इसमें वैल्यू तो सिर्फ 25 का है तो इसमें सार्थक अंक 2 हो गया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया। फिर देखिए अब देखिए पॉइंट के बाद इतना सारा 0 है लेकिन अंक नहीं है तो इसके बाद तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 हो गया। अगर 25.00 के बाद कोई अंक रहता जैसे कि 1 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता? 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर यही होता है, सार्थक अंक। मैटर यानी द्रव्य पहले भी बताए हैं, वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिससे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, द्रव्य कहलाता है। जैसे कि हवा द्रव्य है या नहीं? वो मैटर है या नहीं? हवा मैटर है क्योंकि हवा को हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव भी करते हैं, उसका द्रव्यमान भी होता है और हवा स्थान भी घेरता है। देखिए तो मैटर या द्रव्य
किसी का भी मतलब किसी भी द्रव्य का दो गुण होता है, ठीक, दो प्रकार का गुण होता है। एक होता है गहन गुण, जिसे इंग्लिश में इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक होता है विस्तीर्ण गुण, जिसे इंग्लिश में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो देखिए गहन गुण क्या होता है, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, यानी वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, विच नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सबस्टांस, गहन गुण कहलाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा, टेम्परेचर, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, मोलरता, मोलरिटी, मोललता, मोललिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, घनत्व, डेंसिटी, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद कर लीजिएगा। फिर है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विस्तीर्ण गुण, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सबस्टांस, यानी वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। जैसे कि देखिए द्रव्यमान, देखिए आयतन, वॉल्यूम, ये सब क्या है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। तो ये सभी गुण विस्तीर्ण गुण कहलाएगा, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सबस्टांस पे डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए द्रव्यमान, मास, आयतन, वॉल्यूम, एंथैल्पी, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी, etc। अब एक और चीज नोट करिएगा, किन्हीं दो विस्तीर्ण गुण का अनुपात, किन्हीं दो विस्तीर्ण गुण का अनुपात गहन गुण होता है। जैसे कि दो विस्तीर्ण गुण लीजिए, जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड करता है। तो एक हो गया द्रव्यमान, एक हो गया आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन करेंगे तो क्या आएगा, घनत्व। तो घनत्व है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, गहन गुण है। देखिए गहन गुण क्या था, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता था। जैसे कि ताप, तो ताप देखिए आप अगर बर्फ लेंगे, 5 किलो बर्फ ले लीजिए, 2 किलो बर्फ ले लीजिए, सबका तापमान एक जैसा ही रहेगा, तो पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फिर विस्तीर्ण गुण क्या था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा था। जैसे कि द्रव्यमान, तो अगर एक जग पानी लेंगे तो उसका मास कुछ और होगा, और एक बाल्टी पानी लेंगे तो उसका मास कुछ और होगा। फिर क्या था, किन्हीं दो विस्तीर्ण गुण का अनुपात गहन गुण कहलाता है। जैसे कि द्रव्यमान विस्तीर्ण गुण है और आयतन, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, घनत्व, जो कि एक गहन गुण है। अब है रासायनिक संयोग का नियम। तो देखिए रासायनिक संयोग का नियम क्या कहलाता है, पदार्थों एवं यौगिकों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन जिन नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि पदार्थ या यौगिक कहीं भी जो रासायनिक क्रिया होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, तो जिस भी नियमों का पालन करती है वो सभी नियमों का संयोग रासायनिक संयोग का नियम कहलाता है। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेज, यानी सम ऑफ मासेज ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ मासेज ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जो मास होता है उसका टोटल सम, और प्रोडक्ट का जितना मास होगा उसका टोटल सम, दोनों ही बराबर होगा। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों का कुल द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं तो हमको सोडियम क्लोराइड और वाटर मिला, H2O मिला। तो ये रिएक्शन के पहले जो अभिकारक थे, रिएक्टेड थे, उनका टोटल सम देखते हैं। तो देखिए टोटल सम कैसे निकलता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, 23 + 16 + 1 40, और HCl कितना है, इसका टोटल मास कितना होगा 36.5, क्योंकि H का 1 और इसका 35.5, तो टोटल हो जाएगा 36.5। उसी तरह से NaCl का टोटल हो जाएगा 58.5 और इसका 18, NaCl का टोटल 58.5 और इस H2O का 18 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम टोटल जोड़ते हैं तो 76.5 ग्राम आता है रिएक्टेंट का, और यहाँ पर भी टोटल आता है 76.5 ग्राम। तो देखिए रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों ही बराबर हो गया। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। स्थिर अनुपात का नियम,
इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, उसमें तत्वों के द्रव्यमानों के अनुपात सदैव नियत रहते हैं। जैसे कि देखिए H2O है तो आप H2O कहीं से भी लाइए, नदी से ले आइए, पानी को तालाब से लाइए या तो फिर समुद्र से लाइए, उसका हमेशा अनुपात 1:8 ही रहेगा। अब देखिए CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं, C+O2 को रिएक्शन करेंगे तो CO2 बनेगा, या CaCO3 का डिकम्पोज करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा। तो ये किसी भी विधि से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम प्राप्त करेंगे तो उसका अनुपात हमेशा 3:8 ही रहेगा। Law of multiple proportion, it states that if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in ratio of a small whole number। देखिए इसका मतलब क्या है, हिंदी में इसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। जॉन डाल्टन के अनुसार जब किसी तत्व का निश्चित द्रव्यमान किसी दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमानों से क्रिया करके अलग अलग यौगिक बनाता है तो उन यौगिकों में दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में से एक सरल अनुपात पाया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक SO, तो देखिए यहाँ पर हम S का वैल्यू फिक्स रखेंगे। S सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, परमाणु भार 32, और O2 चेंज कर रहे हैं, एक बार SO2 लिए तो इसका वैल्यू 32 रहा ऑक्सीजन का भी। फिर जब SO3 लिए तो इसका तो पहले से ही 32 है क्योंकि अभी भी ये S ही है, लेकिन O3 है तो अब इसका वैल्यू 48 हो गया। तो देखिए S ये फिक्स था, इसका निश्चित द्रव्यमान था, लेकिन दूसरा तत्व जिसका निश्चित नहीं था, एक बार आया 32, एक बार आया 48, तो इसका देखिए एक सरल अनुपात में आया ना 2:3, तो यह नियम कहता है। Gay-Lussac's laws of gaseous volume, it states that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। गे-लुसाक का यौगिक आयतन संबंधी नियम, इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर जब गैसें आपस में अभिक्रिया करती है तो उनके अभिकारी आयतनों व गैसीय उत्पादों के आयतनों में सरल अनुपात पाया जाता है। जैसे कि देखिए जब गैसें आपस में रिएक्शन करती है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2O इसका एक मोलिक्यूल है, फिर Cl2 इसका भी एक मोलिक्यूल है, रिएक्शन करेंगे तो HCl का गैस मिलेगा, तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे टू का कोफिशिएंट होगा। तो देखिए इसका एक मोलिक्यूल, इसका एक मोलिक्यूल, इसका 2 मोलिक्यूल। अब देखिए 1:1:2। अब देखिए गे-लुसाक का यौगिक आयतन संबंधी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह नियम तभी लागू होगा जब अभिकारक व उत्पाद दोनों गैसेस हो, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अब देखिए एवोगाड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो परिकल्पना, समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में परमाणु अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे कि देखिए ये 2 कंटेनर लिए, दोनों कंटेनर में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, इसमें भी 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका दाब 1 एटीएम है, इसका भी दाब 1 एटीएम है, दोनों का वॉल्यूम भी समान है, इसमें भी 4 लीटर है, इसमें भी 4 लीटर है वॉल्यूम, लेकिन इसमें है जो O2 का मोलिक्यूल है और इसमें है जो N2 का मोलिक्यूल है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब दाब समान हो, ताप समान हो, फिर आयतन समान हो, लेकिन अगर परमाणु और अणु की संख्या दूसरे तत्व के हों फिर भी उनकी संख्या समान होगी। जैसे कि O2 दूसरा तत्व है, N2 दूसरा तत्व है, लेकिन यहाँ पर दोनों का संख्या समान है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का 10 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर N2 का भी 10 मॉलिक्यूल ही होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।